हेलो गाइस, वेलकम 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 टू द डिफेंस गुरु। और मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी फॉर एनडीए सीटीएस 2023। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट मिनट वीडियो है दोस्त, तो थोड़ी लंबी होगी, बट इसके बाद ये आपका फाइनल रिवीजन मान के आप इसे चल सकते हैं। ये फाइनल रिवीजन है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो मूविंग अहेड, हमारी इस बायोलॉजी की वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है द सेल। सेल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बायोलॉजी का एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जो आराम से आपके 3 सवाल ये कवर करता है। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं सेल। सबसे पहले, सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। एक ये सवाल पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। जो पुरकिंजी नाम का आदमी था, इसने सेल के अंदर ये जो लिक्विड सब्सटेंस है, ये पूरा ये अंदर लिक्विड सरफेस है, जो फ्लूइड सब्सटेंस है, इसकी डिस्कवरी करी, जिसको इसने नाम दिया क्या? प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा फिर एक आदमी था वर्शू, और इससे पहले शेल्डन एंड स्वान। ये 3 लोग थे जिन्होंने एक सेल थ्योरी की डिस्कवरी करी। लेकिन अगर आपसे सेल थ्योरी पूछी जाएगी, इस सेल थ्योरी किसने दी है, तो आपको नाम देना है कि सेल थ्योरी दी है किसने? वर्चो ने। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेल किस चीज से मिलकर बना होता है। देखो, सबसे पहले आपको ये बाहर का एक सर्कल दिख रहा है, एक पूरा रीजन है ये बाहर का। यहां से हम इसको देखते हैं, ये जो पूरा रीजन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट में हम इसको सेल वॉल भी कहते हैं। अब करते हैं अंदर की चीजों की, तो ये आपको बड़ा सा सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है अंदर की साइड, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो बाकी बचा हुआ है पूरा जो जितनी भी चीजें हैं, इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो मेनली 3 चीजों से मिलकर सेल बना है, हम समझ गए। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इसके बारे में। इसका रोल क्या है, ये बाहर ये मेम्ब्रेन है क्यों? तो ये है, तो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने की और बाहर जाने की परमिशन देती है। इससे सारी चीजें बाहर अंदर नहीं जा सकती, बट ये सेलेक्टेड चीजों को अंदर बाहर जाने की परमिशन देती है। ठीक है, और ये बनी किस चीज से? ये एक और सीडीएस का सवाल है यहाँ पे। ये बनी किस चीज की है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगर गैसेस का मूवमेंट, गैसेस अंदर बाहर जा रही हैं, तो हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ गैसेस इज थ्रू डिफ्यूजन। और आगे अगर इसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर अंदर बाहर जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। डिफरेंस पता चल गया? गैसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है और वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। अब बात करते हैं, सपोज ये सेल है, अब इसके बाहर भी लिक्विड है, इसके अंदर भी लिक्विड है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आउटसाइड, बाहर जो है ये लिक्विड, ये डाइल्यूट है और अंदर कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है, तो क्या होगा? सेल स्वेल कर जाएगा। दूसरी कंडीशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसमें बाहर भी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है बराबर है, तो इसमें सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर डाइल्यूट है, तो फिर क्या होगा? सेल जो है वो वाटर लूज कर देगा और श्रिंक कर जाएगा। यहां तक समझ में आई? ये जो 3 सॉल्यूशंस हैं, ये सीडीएस में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर का मूवमेंट जो करते हैं, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं। आई होप आप ये चीज याद कर पाएंगे। अब एंडोसाइटोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एनडीए में पूछी गई है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग ऑफ फूड। जो अमीबा टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो फूड की एनगल्फिंग की प्रोसेस करते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, चलो अब प्लाज्मा में सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल का काम क्या है। only present in plants made up of cellulose. Plasmolysis क्या है? When cell loses water through osmosis, there is shrinkage of content. इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सिंपल। सेल वॉल का रोल पूछा गया है, सीडीएस और एनडीए दोनों में पूछा जाता है कि सेल वॉल का रोल क्या है। तो एक रोल याद रखना है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये इतनी हार्ड होती है कि ये एक सेल को एक फिक्स शेप दे देती है, रिजिडिटी देती है उसकी उस शेप को। इसी वजह से वो टिका रहता है। आगे चलते हैं।
अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारी बारी है न्यूक्लियस पढ़ने की। न्यूक्लियस में क्या करना है कि देखो, कुछ टेस्ट करे जाते हैं। पहली चीज तो सपोज मेरे पास एक सेल है और मेरे पास बहुत अच्छी कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, तो मुझे कैसा पता चलेगा इस पूरे के अंदर न्यूक्लियस किस जगह है? तो तीन टेस्ट हैं, सेफरेनिन टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टेस्ट और आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, इससे हम पता कर पाते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो सेल में किस जगह प्रेजेंट है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इसकी खुद की एक डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इनटेक एंड आउटटेक। वो तो हमने अभी पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? इनटेक और आउटटेक करना। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मजेदार फैक्ट्स चालू हो रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कब विजिबल होते हैं? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम क्रोमोसोम्स अभी बहुत डीप में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए फैक्ट याद रखना है। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। जब एक सेल का डिवीजन हो जाता है दो सेल्स में, तो ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो बट जाते हैं दोनों के अंदर और सेल के अंदर डीएनए का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, याद रहेगा फैक्ट। जब तक सेल डिवाइड नहीं होता, ये क्रोमोसोम्स, जो डीएनए प्रेजेंट है क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम्स अपने अंदर डीएनए को क्रोमेटिन की फॉर्म में रखते हैं। बस, आगे चलते हैं। In some organisms like bacteria, the nuclear region is not properly developed। और उस not proper developed न्यूक्लियस के रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, आई होप ये याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं, there are two types of cell, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। भाई प्रोकार्योटिक जो है वो मारुति 800 समझ लो, और इसे आप BMW। प्रोकार्योटिक सेल का मतलब है वो जो एडवांस नहीं है, पुराने तरीके के सेल्स। यूकार्योटिक्स हैं एडवांस्ड सेल्स। ठीक है, अब जैसे बात करूं, प्रोकार्योटिक के अंदर क्या होगा? एक सिंपल सेल वॉल रहेगी, सेल वॉल के साथ साथ एक न्यूक्लियोइड रहेगा। याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं। प्रॉपर्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जो प्रॉपर्ली डेवलप ना हो पाए उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा इस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके अंदर कॉमन क्या है? राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों सेल्स की एक कॉमन फीचर है। इसके अलावा जो फ्लैगिलम है, ये मूवमेंट में मदद करती है इस प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, अंतर समझ में आया? प्रोकैरियोटिक डेवलप्ड नहीं है, यूकैरियोटिक डेवलप्ड है। इनके बीच में एक ही चीज कॉमन है, और ये पीवाईक्यू है, ये मैं बताना भूल गया, ये एक पीवाईक्यू है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उनके अंदर एक अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो मूवमेंट है, वो क्या ऑर्गन है वो उसमें हेल्पफुल होता है? तो है फ्लैगिलम होता है जो हेल्पफुल होता है। चलो, अब हम बात करेंगे हमारे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो सारा का सारा जो फ्लूइड सेल के अंदर भरा हुआ है, जिसके अंदर ढेर सारी ऑर्गेनेलीज रहती हैं, वो साइटोप्लाज्म है। फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड वापस आ रहा है तो क्या पता सवाल भी वापस आए। वायरस लैक मैनी मेम्ब्रेन्स। वायरस जो होता है एक, उसे कहते हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग है। कब तक? जब तक वो किसी एक इंसान के, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं, सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, जब तक ये इसके अंदर नहीं घुस जाएगा, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर शो करने के लिए मेम्ब्रेन्स ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, तो क्या होगा? ये उसके जो सेल है और जो डीएनए है उसको रप्चर करना स्टार्ट करेगा, उसकी ऑर्गेनेलीज को खुद यूज करना स्टार्ट करेगा और एक लिविंग क्रीचर बन जाएगा। वायरस समझ में आ गया? वायरस क्या है आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, सेल के रेस्पिरेशन में मदद करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। भैया ये पॉइंट तो भूलना मत, क्या करता है? ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे चलते हैं। अब ये आपकी ऑर्गेनेलीज स्टार्ट हो गई हैं। ऑर्गेनेलीज, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां मैं आपको बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसी को पढ़ना।
आप उसी पॉइंट को मतलब याद रख सकते हो तो सब याद रखो, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर याद नहीं रख पा रहे तो मैं जो पॉइंट बोलूँ उसको भूलना मत, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अंतर क्या है आगे देखेंगे। चलो, सबसे पहले बना किस चीज का है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से मिलकर बना है, नॉट इम्पोर्टेंट। दो तरीकों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बता दिया अभी आपको। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोई दिक्कत नहीं। ये फैक्ट याद रखना है और ये फैक्ट याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ क्यों है? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। राइबोसोम्स अटैच टू इट एट ऑल प्रेजेंट साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। और उस पर क्या चिपका हुआ है? उस पर चिपका हुआ है राइबोसोम। और राइबोसोम क्या कर रहा है? जो ये प्रोटीन पैदा कर रहा है उसको सिंथेसाइज कर रहा है। अब सोचता हूं कि आप कभी भूलोगे नहीं ये चीज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर कोई राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है। और ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? फैट्स एंड लिपिड्स, जो कि सेल के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन्स हैं, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या करते हैं? ये सेल को बिल्ड करने में मदद करते हैं, जिसे हम बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम को बनाने में मदद करते हैं, ये हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक चैनल की तरह वर्क करता है, चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। चलो, important point. In liver cell of group of vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying poisons. पॉइजन तक को डिटॉक्सिफाई करता है वर्टिब्रेट्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इस पूरे सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो हैं, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। गोल्गी एपरेटस लास्ट मतलब रिसेंट टाइम्स में मैं अगर बोलूँ तो एनडीए और सीडीएस दोनों के अंदर गोल्गी पहले ऐसे नाजायज बच्चे की तरह इधर उधर पड़ा रहता था, पर अब ऐसा है जैसे माँ बाप की पहली औलाद हो। सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, इवन माइटोकॉन्ड्रिया तक से भी ज्यादा सवाल अब गोल्गी एपरेटस से पूछे जा रहे हैं। करता क्या है? इसको खोजा किसने? इसको खोजा इंसान जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी, और उसने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया गोल्गी एपरेटस। ठीक है, क्या है ये? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ इमेज में देखो, ये दिख रहा है। इमेज में अगर आप एक बार देखोगे, ये दिख रही है ट्यूब्स एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन किसी का भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पैकेज करता है मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, डिस्पैचिंग ऑफ सेल मटेरियल्स। सेल में कोई मटेरियल है उसको पैक करेगा, सेल से बाहर भेजेगा, ये इसका काम है। या उसको किसी ऑर्गेनेली में स्टोर करके रखना है, ये उसका काम है। ठीक है, ये सारे इसके काम है। शॉर्ट में बोले तो ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सेल। और मैं लिख के देता हूँ, एनडीए सीडीएस में अगर ये पूछा गया तो ऑप्शन में वर्ड ट्रांसपोर्टेशन ही यूज किया जाता है। ठीक है, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड। किसका फॉर्मेशन करता है? शुगर का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ ईआर था, स्मूथ ईआर था। स्मूथ किसका फंक्शन क्या बना रहा था? फैट्स एंड लिपिड्स बना रहा था। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा था? प्रोटीन्स बना रहा था। और यहाँ गोल्गी एपरेटस क्या है? शुगर बना रहा है। लाइसोसोम को भी यही बना रहा है। लाइसोसोम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइसोसोम। चलो, आ गया लाइसोसोम का क्या काम है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है? पहले तो देखें, इसके अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं। और ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम। कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज करेगा। और उस सिंथेसाइज प्रोटीन को उठाएगा कौन? गोल्गी एपरेटस। और वो गोल्गी एपरेटस उस सिंथेसाइज प्रोटीन से लाइसोसोम बना देगा। तो पूरी प्रोसेस समझ में आ गई आपको। इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। क्यों? सपोज ये राइबोसोम है और ये सेल के अंदर ये गंदगी घूम रही है, ये जाएगा इसके पास और इसे एनगल्फ कर लेगा। अब होगा क्या? ये इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, डाइजेस्ट हो गया तो ठीक, नहीं हो पाया तो ये क्या करेगा? सेल के बाहर जाकर खुद को एक्सप्लोड कर लेगा, खुद को
एक्सप्लोड कर देगा ताकि वो गंदगी मर जाए। चलो आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज भी कभी कभी इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। करता क्या है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कहीं ना कहीं ये सेल के लिए पावर यानी कि एनर्जी बना रहा है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फुल फॉर्म में। एटीपी इतना ज्यादा पूछा जाता है, एटीपी की फुल फॉर्म मैं स्टार मार्क कर दूं, एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है, एटीपी को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहीं से ही तो सवाल आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन व्हाट? इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जो है क्या, एंड आल्सो प्रिपेयर्स इट्स ओन प्रोटीन। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पहले बनाता है एनर्जी एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा, इसका पास इसका खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, और ये खुद अपना प्रोटीन बनाता है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट हस्ती है ये, अपनी बस्ती की हस्ती है। आगे चलते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लास्टिड्स पहली बात तो सबसे पहले प्लांट सेल में ही होता है, ये एक बार पूछा गया है पीपीवाईक्यू। आगे चलते हैं। इसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर कलर कलर मटेरियल्स मिलते हैं बहुत सारे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आगे चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो अभी हमने देखा व्हाइट होता है, वो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक चीज बताता हूँ, ये है हमारा मेन पॉइंट, एक ये और एक ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, चलो एक चीज अब देखते हैं, वैक्यूल्स। प्लास्टिड का वो फैक्ट मत भूलना, प्लांट को कलर किसकी वजह से मिलता है? प्लास्टिड की वजह से मिलता है, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और वहां से हमें मिलता है कलर प्लांट का। चलो, वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक्स, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, स्टोर्स अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस फलाना ढिमका, ये वो। कोई मतलब नहीं हमें इन चीजों से, याद रखना। एक वर्ड याद रखना, रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी दे रहा है। दूसरा वर्ड क्या याद रखना है? स्टोरेज यूनिट है, यहाँ पर सब कुछ स्टोरेज स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं। सेल का ये डिवीजन हमें दिखाया गया है कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। तो यार याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये पूरा प्रोसेस, जो पिक्चर देख के तुम अभी डर गए होगे, इसको तो कर दो टाटा बाय बाय। तुम्हें याद रखनी है बस ये सीरीज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये कौन कौन से फेज आ रहे हैं, ये फेज याद रखने, किसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, ये फेज याद कर लोगे, जैसे सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस सेकंड या टेलीफेज सेकंड। ये बात याद रखना, इतना सिंपल है। क्या है? प्रो, मेटा, एना, साइटोकाइनेसिस, प्रो टू, मेटा टू, एना टू, और साइटोकाइनेसिस टू, इतना सिंपल है। अब बात करते हैं टिश्यूज की। अगर मैं कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़ दूं तो टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज क्या है? कई तरीके के टिश्यूज हैं, और हर एक तरीके के टिश्यूज का कोई एक फंक्शन ही होता है। पूरी बॉडी में एक तरीके के टिश्यूज का एक फंक्शन ही होगा। अब सबसे पहले टिश्यूज की बात कर लें। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जांपल ऑफ टिश्यूज। ये सब अलग अलग तरह की, जैसे ब्लड क्या है? बॉडी में ऑक्सीजन घुमाना इसका काम है, ये इसका एक फंक्शन है। फ्लोएम का प्लांट की बॉडी में फूड ले जाना एक फंक्शन है। मसल का मूवमेंट एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया ये टिश्यूज क्या हैं, जिनका खुद का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन हो। अब आगे बात करते हैं। टिश्यूज इन प्लांट्स हैव सेडिमेंट्री एग्जिस्टेंस, मतलब ये मूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाते। जबकि एक्टिव लोकोमोशन क्या होता है? वो एनिमल्स का हिस्सा है। टाइप ऑफ टिश्यूज, कितने तरीके के टिश्यूज हैं? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है सिंपल परमानेंट। ये जो टिश्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मेरिस्टेमेटिक मैटिक टिश्यूज है।
ठीक है। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये तुम्हारे किसी काम के नहीं होते। याद रखना, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे एग्जाम में कि होता क्या है। तुम्हारे लिए पढ़ने की चीज ये है मेरिस्टम। और ये तो वीवीआईपी है एग्जाम का, वीवीआईपी मान लो इसे। क्या है? तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ है ये? सारे के सारे प्लांट के अंदर है ये सब। एपिकल मेरिस्टेम क्या है, कहाँ मिल रहा है? अगर ये पेड़ है और इसकी जड़ें हैं तो ये कहाँ मिल रहा है? स्टेम और रूट्स में। कहाँ? स्टेम और रूट्स में। काम क्या है? ये ग्रोथ करता है, लेंथ वाइज लंबाई बढ़ाता है पौधे की। किसकी? स्टेम की और रूट्स की। एक है लेटरल मेरिस्टेम, ये वहीं स्टेम और रूट्स में मिल रहा है, पर ये क्या कर रहा है? ये इनकी विड्थ बढ़ा रहा है, चौड़ाई। एक इंटरसेलरी मेरिस्टेम है, ये टिप्स के बीच में होता है और ये क्या करता है? ये नोड्स की लेंथ बढ़ा घटा रहा है। नोड्स की लेंथ मतलब एक तो ये है और ये डिवीजन भी कर रहा है, अलग अलग डिवीजन कर रहा है, एक डाल से दूसरी डाल बना रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। प्लांट के अंदर के ये टिश्यूज है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या है? सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? दे जनरली स्टोर फूड। बस हमें जितनी चीजें याद रखनी है मैं उतना बताऊंगा। दे जनरली स्टोर फूड और ये लिविंग है। क्लोरेन्काइमा, इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। क्लोरो से क्लोरेन्काइमा, ये क्लोरोफिल। सिंपल। एरेन्काइमा, एयर से याद रखना है इसको। क्या है कि ये अपने अंदर लार्ज एयर कैविटीज जो है वो संभाल के रखता है, और अगर किसी चीज के अंदर एयर बहुत ज्यादा भरी है तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाए। कॉलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। स्केलेनकाइमा ये डेड सेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ये डेड होते हैं। आगे चलते हैं। स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? सपोज एक पत्ती है, ये पत्ती है, इस पत्ती पे ढेर सारे पोर्स होंगे, छेद होंगे। ठीक है। स्टोमाटा क्या है? स्मॉल पोर्स इन लीव्स एंक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स, जो कि ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। कैसे? फोटोसिन, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट या फिर गैसियस एक्सचेंज करना होगा, गैस को एक्सचेंज करना होगा प्लांट को, तो क्या होगा? वो इस स्टोमेटा के पोर्स खोल देगा और इससे क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा। ये है आपका PYQ। क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एक वैक्स कोटिंग है इन्हीं फूल पत्तियों के ऊपर। क्या होता है कि यहाँ पर हरे भरे पेड़ है बाय चांस, तो क्या होगा? ये पोर्स जो है यहाँ से लगातार लीकेज होता रहेगा, वाटर का भी लीकेज होता रहेगा। लेकिन डेजर्ट के एरिया में जहाँ पानी ऑलरेडी इतना कम है, वहां पर प्लांट ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या डेवलप कर लिया अपने यहाँ पर पोर्स के ऊपर? क्यूटिन की एक लेयर, जो कि एक वैक्स होता है, और ये पानी का जो मूवमेंट है, फालतू मूवमेंट, पानी को लीक होने से ये बचाता है। यहाँ तक क्लियर रहेगा? यहाँ तक क्लियर रहेगा? बस इतना सा याद रखना है क्यूटिन के बारे में। तुम कभी देखना कैक्टस का प्लांट जिसकी ब्रॉड लीव्स हो, कोई मोटी लीव्स का कैक्टस देखना, कितना शाइनी कैक्टस होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है। सुबेरिन ये कभी नहीं आया, फिर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या करता है? गैस एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है पार्ट्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये दो हैं और दोनों के दोनों धमाल हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है आप और आपको ये याद रखने में दिक्कत आती है, तो हम सबको पता है जाइलम और फ्लोएम एक फूड लेके जाता है, एक वाटर, पर कभी याद ही नहीं हो पाता एग्जाम के लिए। मैंने कैसे याद किया? फ्लो, फ्लोयम और फूड, ऐसे। फैसे फ्लोएम, फैसे फूड, और जाइलम जो बच गया वो वाटर लेकर जाता है। ये मेरा तरीका था याद करने का। जाइलम क्या कर रहा है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेविटी, और फ्लोएम जो है अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर की मूवमेंट को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, 11th क्लास की ये है आपकी फिजिक्स है ये। तो क्या बोलते हैं वाटर का मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी? इसको हम कहते हैं कैपिलरी मूवमेंट। तो थ्रू कैपिलरी मूवमेंट जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट।
फूड बन कहाँ रहा है, फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होती है, तो क्या होता है लीव्स के अंदर ही खाना बन रहा है और लीव्स से ये सारा का सारा दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। आगे चलते हैं। अब ये है हमारे एनिमल के अंदर के टिश्यूज। क्या है, पहला है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज जो है एनिमल टिश्यूज हैं, क्या करते हैं ये, इसके अंदर कई सारे तरीके के हैं। पहला है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्या करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और स्किन है उनकी आउटर लेयर फॉर्म करते हैं, लाइक लंग एल्वियोली, ब्लड लाइनिंग्स, एसोफोगस, माउथ, स्किन, ये सारी की सारी जो चीजें उनके ऊपर की एक लेयर फॉर्म करते हैं। यह सीलिएटेड, जो भी सीलिएटेड का मतलब होता है ऐसी लंबाई लंबाई में एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई लाइंस। सीलिएटेड कॉल्यूमर एपिथेलियल क्या है, when transportation and secretion occurs at the inner lining of, क्या होता है, ये इंटेस्टाइन है हमारी, इसके अंदर सीलिया नाम की एक चीज होती है, ऐसी हल्की हल्की ट्यूब्स खड़ी होती हैं उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। जब भी खाना ये यहाँ से जा रहा होता है, सपोज ये पूरी इंटेस्टाइन है, दोनों साइड है, तो खाना यहाँ से जाता है तो ये उसके अंदर से मिनरल्स सक कर लेती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हमें मिल रही है, ये हमें मिल रही है इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर बोल दो। ठीक है, सीलिया बताती है हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस। ठीक, तीसरा है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। ये क्या है, ये है लाइनिंग ऑफ किडनी, ये किडनी के अंदर हमें जाके देखने को मिल रही है, किडनी या फिर ऐसी चीज के अंदर जिसके अंदर डक्ट्स है। ठीक है, चौथा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्लैंड्स में। तो यार कितना आसान है याद रखना। सीलिएटेड कहाँ मिल रही है, जहाँ सीलिया है, और सीलिया कहाँ है, वो है इंटेस्टाइन में। ग्लैंडुलर कहाँ मिल रही है, ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंडुलर मिल रही है। क्यूबोइडल कहाँ मिल रही है, क्यूबोइडल किडनी में मिल रही है। और चौथा स्क्वामस कहाँ है, ये तो पूरी बॉडी पे ही है, स्किन जहाँ जहाँ पे। आगे चलते हैं, ब्लड लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो ये कार्टिलेज भी है, क्या काम है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ये PYQ है। ब्लड किस चीज से मिलके बना है, प्लाज्मा, WBC, RBC। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्रोटीन, सॉल्ट, हॉर्मोन्स, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड, गैस और डाइजेस्टिव वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा बहुत, ब्लड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा। आगे चलते हैं, ब्लड आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, ये याद रखना। लिगामेंट की बात करते हैं, लिगामेंट देख आगे बताएंगे, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। कनेक्ट करता है बोन को किसके साथ, बोन के साथ, बोन को बोन के साथ। वेरी इलास्टिक होता है नेचर में। ऐसा समझो, तुम्हारा ये जो घुटना है, घुटने के अंदर हम इसका मूवमेंट क्यों कर पाते हैं, इतना फ्लेक्सिबल क्या है, घुटना मोड़ भी पाते हैं, सीधा कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, लिगामेंट। हर एक जॉइंट जो होता है वहां प्रेजेंट क्या होता है, लिगामेंट, तभी तो इतनी स्मूथ मूवमेंट हो पाती है। टेंडन्स, ये मसल को बोन पर चिपकाए हुए रखता है, वरना अगर हमारा शरीर ऐसे ही होता कि बोन अलग मसल अलग, तो हमारी सारी मसल्स लटक नहीं जाती। हमारी शोल्डर मसल शोल्डर पे ही चिपकी हुई क्यों है, क्योंकि उसको किसी टेंडन ने वहां पर चिपकाया हुआ है। ठीक है, ये क्या होती है, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, याद रखना, ये पूछा गया कैसे टिश्यूज होते हैं, फाइब्रस, और इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज क्या है, वाइडली स्पेस सेल्स कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ये क्या होती हैं, ये वीक बोन्स होती हैं, लाइक आपकी नाक की बोन है, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी हुई है। आपके ईयर्स जो है, कान है, वो फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि वो कार्टिलेज के बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये दो ऑर्गन है, इनके बीच में इसकी एक लेयर होगी ताकि एक दूसरे से कोलाइड ना कर जाएं। अब एक मजेदार चीज और बताता हूँ, जहां पर भी आपसे टिश्यूज में एडी के नाम से कोई भी टिश्यूज आया, किसी भी टिश्यू के नाम में एडी वर्ड का यूज हुआ है, समझ लेना वो फैट से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ब्लड है, ये क्या है, ये घुटने का जॉइंट है। ठीक है, और ये बीच में ये जो लेयर है ना, ये वाइट वाइट लेयर, ये है किसकी लेयर है, ये कार्टिलेज की लेयर है। ये बोन है, ये मसल है, और टेंडन ने बोन को मसल से चिपकाया हुआ है। आगे चलते हैं, मस्कुलर टिश्यूज, ये आखिरी टिश्यूज है जो हम पढ़ रहे हैं, इनसे हमारी मसल्स बनी है। एलोंगेटेड सेल्स है। सबसे पहले
एक स्पेशल प्रोटीन इनके अंदर मिलता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। हम अपनी मसल्स को क्या कर सकते हैं, अभी तुम्हारा मन करा कि देख मैं तुझे अपना बाइसेप्स दिखाता हूँ, किसी को इम्प्रेस करना हुआ, और तुमने बाइसेप दिखाया, और बाइसेप क्या होता है, लंबी सी मसल है, लेकिन जैसे तुम हाथ मोड़ते हो तो सिकुड़ के छोटा सा मोटा सा गोला बन जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसके अंदर, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है। ठीक है। इसके बाद शो डार्क एंड स्ट्रेटेड लाइट बैंड्स, ये बस इतनी सी चीज याद रखना। बाकी का ये जो चीज है हार्ट मसल्स, इनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। बस तुम्हारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है डाइवर्सिटी, वो हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या है, सबसे पहली चीज, एरिस्टोटल ने बोला कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते। तो चार्ल्स डार्विन आए, इन्होंने अपनी बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसमें इन्होंने जिक्र किया, या डार्विन साहब ने, इसमें इन्होंने जिक्र किया कि सपोज पहले कोई एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा, उसी से ही निकल निकल के ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ये इनका कहना था। फिर इतना डिवीजन काफी नहीं, एक आदमी आगे आते गए, अर्नस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर, कार्ल वूज, ये सब आते गए, जिन्होंने और ज्यादा ब्रॉड कैटेगरीज की बात करी कि और ज्यादा ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती हैं। आगे विटकर ने क्या किया, डिस्क्राइब्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमिलिया। उसने ये 5 कैटेगरी बताई, बोले ये 5 कैटेगरी हैं जिसके अंदर ये सब कुछ लाया कर रहा है, हमें इन पांचों को पढ़ना है। किस बेसिस पे बोला उसने, इनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इनके खाना खाने के बेसिस पे, और इनकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। वूस ने मोनेरा को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। गोली मारो सबको, तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर साल में 2 एनडीए होते हैं तो एक ना एक में ये देखने को मिलेगा, और 2 सीडीएस होते हैं तो एक ना एक में ये देखने को मिलेगा। तुम्हें सीरीज पूछी जाती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्या है, के पी सी ओ एफ जी एस, के पी सी ओ एफ जी एस, ये पूछा जाता है, याद रखना। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, एल्गी, जो छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरिया वगैरह वो सब इसके अंदर आते हैं। इनकी बॉडी वेल डिफाइंड नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता, जहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। नो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन, कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन नहीं होता। ठीक है। कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटिस्टा। अब मुझे कोई एक चीज एक इंसान एक बात बताओ, ये जो इसके पीछे ये इसकी पूंछ टाइप दिख रही है, मैंने आपको बताया था पिछली पिक्चर में, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फ्लैगीला, जो इसके किस में हेल्प करती है, लोकोमोटिव मूवमेंट, मतलब इसके मूवमेंट में वर्क करती है। चलो प्रोटिस्टा पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा क्या है, ये यूनिसेल्युलर है। ठीक है, एक सेल मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, इनके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं। पीछे क्या था, मोनेरा के अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं थी, यहाँ ऑर्गेनेलीज हैं। हैव appendages hair like cilia, एक hair like cilia है जिसको क्या कहा जाता है, फ्लैगीला कहा जाता है। ठीक है। एग्जांपल एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआ। बात करते हैं फंगस के बारे में। फंगी, इसके अंदर 2 तरीके का न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रोपिक, मतलब दूसरों का से खाना बनवाना, हेट्रोट्रोपिक, और एक है सेप्रोफाइटिक इन नेचर। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ये पल बढ़ सकती है। ठीक है, फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होती है ये। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ यूनिसेलुलर होते हैं बट फ्यूचर में मल्टीसेलुलर हो जाता है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सेल वॉल्स मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स नोन एज चिटिन। चिटिन को तो भाई भूलना मत, मैं याद नहीं दिला सकता सीडीएस में कितनी बार पूछा है चिटिन। ठीक है। एग्जाम्पल यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है ये है इंपॉर्टेंट। क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्या है, ये एक म्यूचुअल डिपेंडेंस का एक रिलेशनशिप है। कैसे, कि भाई यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म कहता है कि देख तुझे जो खाने वाला आएगा मैं उससे तुझे बचा लूंगा, पर जो तू खाना बनाएगा उसका 50-50 मूव कर लेंगे। ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों अपने एग्जिस्टेंस के लिए, इसको खाना बनाना नहीं आता तो मर जाएगा,
इसको कोई खाना आएगा तो ये मर जाएगा, लेकिन म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के लिए अगर ये एक दूसरे का साथ देते हैं तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलो, एक किंगडम है प्लांटे। प्लांटे के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अब इसको जो भी नाम दो, हम तो इसको पिटेरोडोफाइटा कहते थे, कुछ जो इंग्लिश में अच्छे हैं वो कहते हैं पीस साइलेंट तो टेरिडोफाइटा, मर्जी है जो कहना चाहो। क्या होता है थैलोफाइटा? सबसे पहली चीज, तुम्हें इनका डिफरेंस याद रखना है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि वो डिफरेंस जो इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे पहली चीज तो जो इनमें पूछा जाएगा वो है ये, कुछ पूछा जाए ना पूछा, वेस्कुलर सिस्टम। एक में वो होता है, सिर्फ एक में प्रेजेंट होता है टीरोडा पिटीरोडोफाइटा, बाकी दोनों में एब्सेंट एब्सेंट। ट्रू रूट्स एंड स्टेम एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट। इनके बीच में एक रिलेशनशिप और है, ये लीस्ट डेवलप्ड बॉडी है इनकी, और इससे ज्यादा डेवलप्ड है ये, और इससे ज्यादा डेवलप्ड है ये। तो सबसे पहले थैलोफाइटा क्या है, मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक है। ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहता है। और ये क्या है, टेरेस्ट्रियल प्रेजेंटेड डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ये जमीन पर रहता है। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी इज अनडिवाइडेड इन फॉर्म ऑफ थैलस। बॉडी अनडिवाइडेड नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड बॉडी नहीं है इसकी। बॉडी इज फ्लैट ग्रीन थैलस, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसके अंदर लीफी है थोड़ी सी, मतलब घास टाइप है जिसके अंदर हल्की हल्की लीव्स निकली हुई है। ये क्या, प्लांट बॉडी इज इरेक्ट एंड रिजिड। याद रखना इसके अंदर सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, और ये क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है तो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड इन स्टेराइल सेल्स। आगे चलते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। क्या होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, आगे पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, जो कि जिनके ऊपर फूल आता है। जिम्नोस्पर्म क्या है, इनके ऊपर फूल नहीं आता है। ये क्या है, आगे देखें तो ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो सीड है वो इनकी ओवरी के अंदर रहता है, ठीक है। और इसका जो है ये नेकेड सीड मिलता है। ये इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि सीड क्या है, इन जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड होता है, याद रखना। बाकी तुम्हें इस सब में कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ दो पॉइंट, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और क्या है दूसरा, दूसरा पॉइंट है कि इसका सीड, एक का सीड जो है वो नेकेड सीड है और एक का जो सीड है वो कवर्ड है ओवरी के अंदर। अब मैमिलिया किंगडम के अंदर पढ़े तो क्या क्या चीजें आती है। पहली जो चीज आती है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा से याद रहेगा, पीओ से पोर्स, इसके अंदर पोर्स होते हैं, स्केलेटन लाइक बॉडी, पोर्स होते हैं इसके अंदर, कई सारी कैनाल्स होती हैं। तो देखो होल्स दिख रहे हैं, कैनाल टाइप होल्स दिख रहे हैं, पोर्स दिख रहे हैं, ढेर सारे पोर्स। तो यहाँ पे हम समझ गए और ये कहाँ मिलते हैं, मरीन हैबिटेट में। ये क्या है, स्पोंजिला साइकॉन, ये इसका एग्जांपल है। अब बात करते हैं कॉलिन्ट्रेटा की। देखो होते बहुत सारे हैं पर मैं आपको वो कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉलिन्ट्रेटा। कॉलिन्ट्रेटा क्या है, एक्वेटिक है, ठीक है। मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी, पिछले वाले से ज्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी है, और एक ही कैविटी है, ये दिख रहा है ये होल बीच में, एक ही कैविटी है इसके अंदर, ठीक है। लिव इन कॉलोनीज, जैसे एग्जांपल कोरल्स है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछा जाता है जेलीफिश है। चलो, ये भाई पूछा तो नहीं जाता, प्लेटिहेल्मिंथेस पूछा तो नहीं जाता, पर चलो। बाइलेटरल बॉडी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर मैं यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, बीच में यहाँ पर इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो देखो जो इस तरफ है वही इस तरफ है, सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर्स हैं इसके अंदर, कोई कैविटी नहीं, कोई होल दिख रहा है इसके अंदर, कोई कैविटी नहीं होती, और ये फ्लैटन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फ्लैटवॉर्म, प्लेनेरिया, रिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। अगला है नेमाटोडा। नेमाटोडा भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ बीच में से तो सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर की इसकी बॉडी है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल बॉडी है। आगे क्या है, इसके बारे में सबसे जो मजेदार चीज है वो ये है कि दे आर वेरी सिमिलर एज पैरासाइटिक वॉर्म्स। अच्छा हुआ मैं तुम्हें ये चीज अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम देख रहे हो तुम्हें वॉर्म्स की तरह नजर आ रहा है। आगे जो अगले नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में भी तुम्हें वॉर्म्स नजर आएंगे। पर क्या है, ये जो है दे आर वेरी सिमिलर, पैरासाइटिक वॉर्म्स की तरह सिमिलर दिखते हैं,
पर ये पैरासाइटिक वॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, याद रखना, सिंपल वॉर्म्स है। ये हैं वॉर्म्स एनिलीडा के अंदर, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये क्या है? फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, लैंड वाटर। एग्जांपल अर्थवॉर्म, लीचेस, नेरीज, ये हैं कुछ एग्जांपल। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछते, सिमेट्रिकल है बॉडी ये पूछते हैं। हाँ, क्योंकि ये पहले हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बस यही पूछते हैं और इसके कुछ नहीं। और एक ये मजेदार चीज, जॉइंट लेग, ये तो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल बटरफ्लाई, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स वगैरह एग्जाम्पल्स है। एक्टिनोडर्मेटा, एग्जाम्पल याद रखना बस, स्टारफिश, बस, और कुछ काम का नहीं। प्रोटोकॉर्डेटा बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की ये चीज नहीं है। बस ये याद रखना कि इसके अंदर प्लेस ऑफ मसल्स टू अटैच फॉर द ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ मूवमेंट के लिए मसल्स ऑलरेडी अटैच्ड होती हैं। और मजेदार चीज है ये नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का मतलब होता है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है, फुल्ली डेवलप्ड, तो वो स्पाइन होती है। तो हम क्यों पढ़ते हैं प्रोटोकॉर्ड डेटा को? क्योंकि इसके अंदर एक कोड, प्रोटो मतलब प्रोटोटाइप होता है ना, प्रोटोटाइप बोलते हैं कि शुरुआती मॉडल, और कॉर्ड मतलब यही नोटोकॉर्ड। तो प्रोटोकॉर्ड डेटा जिसके अंदर अभी अभी कोड आनी स्टार्ट हुई है। वर्टिब्रेटा वो है जिन्होंने अपने अंदर पूरी तरीके से वर्टिब्रेट्स डेवलप कर लिए हैं। ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है उनके अंदर। जैसे फिश, पहले ये पिसीज मतलब उसको बोलते हैं फिश, एक्वेटिक एनिमल है, स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं ताकि वो साइंस जो है गिल्स होते हैं सांस ले सके। ठीक है, मूवमेंट के लिए टेल होती है इनके अंदर। ठीक है, पहली चीज ये याद रखना, गोल्ड ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, गोल्ड का ब्लड होता तो इनको हर कोई निकाल लेता। ह्यूमंस जो है इनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर जो है, इनके अंदर 3 चेम्बर नहीं, इनके अंदर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? शार्क। ठीक है, आगे चलते हैं, एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया वो है जो लैंड और सी दोनों में रहते हैं, वो एम्फीबियंस है। Have mucus gland in the skin, 3 chambered heart, respiration through gills and lungs, lay eggs, lives on both land and water. Example frog, toad, salamander, crocodile. चलो, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वो है जो जमीन पर ही रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड है, मोस्टली 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, विद क्रोकोडाइल एज एक्सेप्शन विद 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। ये उसमें आती हैं सारी की सारी बर्ड्स, वार्म ब्लडेड होती हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, किसकी तरह? ह्यूमंस की तरह, अंडे देती हैं। ठीक है, बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, क्रो, स्पैरो, पिजन, ये सब इसके अंदर आता है। मैमिलिया, मैमल्स, इंसान भी, ह्यूमंस भी मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, हमारा भी, ह्यूमंस हमारा भी। मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड जहाँ से मदर जो है वो बच्चे को मिल्क की फीडिंग करती है, उसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेटिंग होती है इनके अंदर। एग्जाम्पल प्लेटिपस, बैट, कैट, रैट, व्हेल। ठीक है, ये भी याद रखना। सिस्टमा नेचुरा बहुत बार पूछी गई, ये बुक लीनियस ने लिखी थी, कार्लस लीनियस ने। इसमें मैमल्स का सबसे ज्यादा जिक्र आता है, इसलिए बुक इंपॉर्टेंट है। अब डिसीजेज, हमको एक चैप्टर करने वाले हैं डिसीजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिसीजेज इंपॉर्टेंट है और एक फूड इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 टॉपिक बचे हैं। तो चलो पहली डिसीज पढ़ते हैं। पहली डिसीज क्या है? तो सबसे पहले देखो, 2 तरीके की डिसीज है, एक है एक्यूट डिसीज जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, और एक है क्रॉनिक डिसीज जो लाइफ लॉन्ग रहती है। एक्यूट डिसीज में समझ लो तुम्हें फीवर, फीवर कुछ टाइम रहता है, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं एड्स, एड्स बहुत लंबे समय तक रहने वाली बीमारी। इन्फेक्शियस डिसीज जिनसे इन्फेक्शन फैलता है वो माइक्रोब्स के द्वारा करी जाती है। कुछ डिसीजेस प्रोटोजोआ करते हैं जो कि एक सिंगल सेल्ड बॉडी है। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस जो एक बीमारी है, वो ट्रिपनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ ही करता है। ट्रिपनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस में क्या है, सो नहीं पाते, तो सोमा करता है उसको। ठीक है, और काला आजार जो है, काला आजार ये कौन करता है? लेशमानिया प्रोटोजोआ। ये इतनी इंपॉर्टेंट 2 डिसीजेज हैं कि अगर साल में 2 पेपर दे रहे हो एनडीए सीडीएस का, दोनों में से एक ना एक मतलब लिखी मिलेगी। तो इन्वेस्ट कर लो, आज पढ़ लो इसको,
इस बार वाले में मिल गई तुम्हारा लक है, वरना अगले वाले में तो मिलेगी मिलेगी। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो एस्कैरियासिस एंड एक्ने जो है वो, सॉरी राउंड वॉर्म्स जो है, राउंड वॉर्म जो है वो एस्कैरियासिस करता है, उस स्टेफिलोलोकी नाम का जो है वो एक एक्ने करता है। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करी जाने वाली बीमारियां, टाइफाइड, लिवर, कॉलेरा, टीबी, एंथ्रेक्स आर कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। स्किन डिसीज कौन करता है? फंगस। जितनी भी स्किन डिसीज है वो सब की सब फंगस के द्वारा ही करी जाती है। काला आजार हमने देख लिया कौन करता है पीछे वाली स्लाइड में, लेशमानिया। मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ करता है। एलिफेंटियासिस एक वॉर्म करता है। ठीक है, ये याद रखना। एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली फॉर बैक्टीरिया नॉट फॉर वायरस। इसको जितना स्टामाक कर लो काम। ये तो मतलब यार कोविड वाले टाइम के बाद आई थिंक ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में सवाल आया था कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे वर्क करती है, वायरस पे नहीं। वायरस के लिए हमें क्या चाहिए होता है मुझे बताओ। इंजेक्शन वो किस चीज के लगे थे बताओ? एंटीबायोटिक्स के नहीं थे वो इंजेक्शन, क्या थे? हम इस पे वर्क करती है वैक्सीनेशन। वायरस पे वर्क करेगी वैक्सीनेशन, और बैक्टीरिया पे वर्क करेगी एंटीबायोटिक्स। बात करते हैं कुछ कम्युनिकेबल डिसीज की जो एयर से फैलते हैं। कॉमन कोल्ड, टीबी। टीबी जो है होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स से फैलता है। सपोज कोई टीबी का मरीज जो है तुम्हारे आसपास रहता है और वो छींकता है या खांसता है, तो उसके मुंह से निकलने वाले एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनमें वो वायरस होता है। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स, सिफिलिस। कोलेरा किससे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर से। जितना टिक मार सकते हो मार लो, इतनी बार पूछा गया है। वेक्टर्स क्या कहते हैं? वेक्टर्स वो होते हैं जो कैरियर बनते हैं डिसीजेस के। ठीक है, ठीक है। अगर वेक्टर लिवर पे जाके हमला करता है तो जॉन्डिस हो जाता है। लंग पे जाके हमला करता है तो टीबी बन जाता है। स्टमक पे जाके हमला करता है तो टाइफाइड हो जाता है। ब्रेन फीवर इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है। एडवर्ड जेनर ऐसा इंसान है जिसने वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन ढूंढी थी काउपॉक्स की। ठीक है। और सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाने वाला कौन था ये मुझे ये बताओ। ये होमवर्क समझ लो, एंटीबायोटिक्स किसने बनाई थी? हेपेटाइटिस वायरस कैन आल्सो कॉज जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है हेपेटाइटिस वायरस भी कर सकता है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की, हमारी एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, हम वो देखते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स एक्वायरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की को पाने के लिए हम फूड का ब्रेक डाउन वगैरह करते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल सी जो मैं बोलूँ वो याद रखना है, बाकी छोड़ देना। सबसे पहले ये पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स नॉट यूज्ड इमीडिएट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम तुरंत एनर्जी की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं ताकि स्टार्च की फॉर्म में, ताकि हम उनको भविष्य में इस्तेमाल करें। ये बात याद रखना। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्लोरोफिल के थ्रू हम एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। लाइट एनर्जी टर्न्स टू केमिकल एनर्जी, और जो वाटर प्रेजेंट होता है हम उसको ब्रेक कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हमें क्या है, लाइट से हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉरी लाइट से हमें मिल गया कार्बन, और यहाँ से हमें मिल गया ऑक्सीजन। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस इंक्लूड रिडक्शन ऑफ CO2। सिंपल सी ये चीज है। इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोमाटा बता दिया क्या है, कि एक ऐसे पोर्स जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इसको रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। कितना एक्सचेंज करना है, कब खुलना है, कब बंद होना है, इसके लिए। ब्रेकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ एंजाइम्स पूछे जाते हैं, जैसे सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, जो किसको ब्रेक डाउन करता है? बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में। सिंपल से याद रखना। फूड पाइप को ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हमारी जो स्टमक है उसके अंदर HCl नाम का खतरनाक एसिड है, जो कि क्या करता है? एसिडिक बना देता है वहां का एटमॉस्फेयर को, ताकि फूड का डाइजेशन हो सके। क्योंकि इस एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वो काम करता है। याद रखना, हर जगह कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, सबका जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, बट जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन हमारी स्टमक में ही होता है। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करना चालू करेगा। अब ये इतना खतरनाक एसिड है तो हमारा पेट भी जल जाना चाहिए, लेकिन जो म्यूकस होता है, म्यूकस की लेयर जो है हमारे इंटेस्टाइन पे, वो HCl को हमारे स्टमक को हर्ट करने से बचाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की स्मॉल है, हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट है, हाईली कॉइल्ड। ठीक है, बस इतना से याद रखना है। और एक याद रखना है,
कि लॉन्ग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा लंबी है लॉन्गर इंटेस्टाइन से, ठीक है। और याद रखना कार्निवोर्स जो है उनकी अंदर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग है, क्योंकि वो मीट खाते हैं और मीट को डाइजेस्ट करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू घास खाने से, ठीक है। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब्स फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। रोल ऑफ ऑर्गन्स इन डाइजेशन। सबसे पहले लिवर की बात करें, लिवर एक बाइल जूस निकालता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है और ये ब्रेक कर देता है फ्लैट को, फैट के डाइजेशन में काम आता है, याद रखना। पेनक्रियाज किस चीज में हेल्प करता है? ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है लाइक ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज निकालता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। विलीज जो है वो रिच ब्लड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि सिलिया हमने देखा था, जो कि इंटेस्टाइन में होती हैं, जो एब्जॉर्ब करती हैं फूड और ट्रांसपोर्ट करती हैं रिक्वायर्ड साइट पे। याद रखना, जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं फूड को, ठीक है। सिंपल सी ये चीज है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि इन ऑल द फर्स्ट केसेस ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म हो जाता है, वहां से वो टूट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको हम कहते हैं पायरोवेट। पायरोवेट जो है फिर ब्रेक होके इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। व्हेन ऑक्सीजन लैक, जब ऑक्सीजन बॉडी में पूरी मात्रा में नहीं होती, सपोज आप रनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे पायरोवेट जो है वो एक दूसरे किस्म के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहते हैं उसे उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी जो बॉडी, आप देखो रनिंग करते हो बहुत लंबे टाइम तक तो पैरों में दर्द हो जाता है, क्यों? वहाँ लैक्टिक एसिड बनने लग गया। पायरुवेट आपको एनर्जी नहीं दे पा रहा, जबकि वो 3 कार्बन एक दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता जा रहा है, जो कि आपकी बॉडी को प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वहां पर हम आराम से बैठ के उस पायरुवेट को चेंज करें, इस पायरुवेट को चेंज होने का मौका दें, तो एटीपी में चेंज हो जाता है। एटीपी क्या है? एडिनो ट्रांसफेरेज फॉस्फेट। क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सिंपल। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले नाक से सांस लेते हैं, फिर फेरिनेक्स नाक का हल्का सा ऊपर का हिस्सा, लारिंक्स जो हमारे मुंह के अंदर वाला हिस्सा है, ट्रेचिया हमारा गला, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थोड़ा सा गले से नीचे जाएंगे वो, ब्रोंकी क्या है? लंग्स के अंदर का पार्ट है। ब्रोंकी डिवाइड होता है कई सारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाता है एल्वियोलीज में। कोई फालतू झमेला झमेला कुछ नहीं, हमें मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं वो याद करेंगे। पहला पॉइंट ये है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? कैरी ब्लड ऑक्सीजन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन मिलाकर पूरी बॉडी को लेकर जाता है। सीलिया हम पढ़ चुके हैं भाई बहुत बार, ठीक है। सीलिया क्या है? अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अगर स्मोक करोगे तो डैमेज हो जाती है। बात करते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स से क्या होता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है और वो सबसे पहले जाता है हार्ट के अंदर। हार्ट से लेफ्ट चेम्बर में जाता है, सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। सपोज ये हार्ट है, यहाँ लेफ्ट ऑट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले ये, और ये लंग्स है, लंग से जाएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से पूरी बॉडी में जाएगा। फिर उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसके अंदर बहुत सारा CO2 मिक्स है, वो राइट ऑट्रियम में आएगा, वहां से वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से वापस लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजन कैच करने के लिए। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिकर मसल होती है, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं आर्टरीज से, याद रखना। इन फिश ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू हार्ट, ठीक है। जैसे हमारी क्या होता है, हार्ट से 2 बार जा रहा है, एक बार लेफ्ट वाले पोर्शन से और एक बार राइट वाले पोर्शन से। फिश में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस PYQ है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? PYQ है भाई साहब, स्फिग्मोमेनोमीटर ये होता है, सॉरी। आर्टरीज के अंदर जो होता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूमता है, पर इसका एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और वेन्स के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही घूमता है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, बस। जो प्रेशर है आर्टरीज के अंदर वो वेन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए ब्लड प्रेशर के टाइम पर जो डॉक्टर हमारी नब्ज देखता है, वो वहां क्यों चेक करता है? वो धड़कती हुई महसूस होती है, क्योंकि वो एक आर्टरी है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन आर्टरीज, ठीक है। दिल जो है वो 2 तरीके से धड़कता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल।
जब वो सिकुड़ जाता है तो सिस्टोल होता है, रिलैक्स होता है तो डायस्टोल होता है। ठीक है। आगे हाइपरटेंशन क्या होती है? अगर वो आर्टरी जहां से ब्लड घूमता है पूरी बॉडी में वो ब्लॉक हो जाए तो उनको कहते हैं हाइपरटेंशन। आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं। लिम्फ इंपॉर्टेंट है। लिम्फ क्या है? लिम्फ के अंदर प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल होते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि बॉडी के अंदर घूमते घूमते जब ब्लड घूम रहा था तो पहले अंदर आर्टरीज में आता है, वेन्स में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज से लिम्फ जो है वीक हो जाता है और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। इस चीज को तो भाई भूलना मत, स्टार मार्क कर लो कितना ही भी। और ये क्या होता है, बॉडी के अंदर ऐसे कुछ गंदगी मिलती है तो उसे खत्म कर देता है। यहाँ पे ये चीज याद। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। अब देखते हैं एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है। किडनी हेल्प करती है, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्या होता है? ठीक है। एक कप शेप बॉडी होती है इस तरीके की, इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। ये हमारी बॉडी में फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है। नेफ्रॉन्स होते हैं इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर। इनसाइड बाउमेन कैप्सूल दे आर नेफ्रॉन्स जो कि दैट इनिशियली फिल्टर्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट्स को करते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी जो है उसे हम कहते हैं हेमोडायलिसिस। अगर हम आर्टिफिशियल किडनी रखवा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर उसे कहते हैं हेमोडायलिसिस। आगे चलते हैं। हम अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर देखो, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कितने तरीका है? पेरिफेरल नर्वस नर्वस सिस्टम और क्रीनियल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो सब के सब कहाँ जाकर जुड़ जाती हैं? होती हैं स्पाइनल कॉर्ड। हाँ ये तो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है और क्रेनियल नर्वस सिस्टम वो स्पाइन से रिलेटेड है। ब्रेन के अंदर कितने तरीके का ब्रेन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो बॉडी की थिंकिंग का काम करता है। ठीक है। और हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो है वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है। लाइक हैंड राइटिंग, सॉरी हिंड विंग, सॉरी यार ये गलत लिखा हुआ है। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन जो है वो बीपी, सलाइवा और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं वो क्या है? वो हिंड ब्रेन का ही हिस्सा है। ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट, हिंड ब्रेन क्या कर रहा है? वॉलेंट्री मूवमेंट प्लस बैलेंस, पीवाईक्यू। बॉडी का बैलेंस कौन बना के रखता है? हिंड ब्रेन। ठीक है। पोस्चर्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। हार्मोन्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स कितने तरह के हैं? तीन तरीके के हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं, मेनली दो। ठीक है। प्लांट की बॉडी अपवर्ड क्यों मूव करती है? कोई बेल जो है, बेल जो है वो ऊपर क्यों मूव करती है? उसको अपने पैरों को से चीजों को जकड़ लेती है। क्या कहते हैं उन पैरों को? टेंट्रल्स कहते हैं। ठीक है। याद रखना किसी भी पौधे की जो रूट होगी वो सनलाइट से दूर चली जाएगी ताकि वाटर लॉस ना हो सके, और जो उसकी स्टेम है वो बेंड कर जाएगी इसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। ठीक है। अब बात करते हैं जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। ये सिंपल सी, हम ग्रेविटी की वजह से जो भी प्लांट की हाइट में डिफरेंस होता है उसको हम जियोट्रोपिज्म में कहते हैं। अब वो हार्मोन्स की बात कर लेते हैं जो हमें पढ़ना था। पहला ऑक्सिन। ऑक्सीजन इज अ हार्मोन व्हिच रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा है साइटोकाइनेसिस जो कि स्टेम ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? सेल डिवीजन करता है। एस एब्सकिबिक एसिड जो है वो स्टॉप करता है, ये पीवाईक्यू है, ये प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कौन करता है? तो वो है एब्सकिबिक एसिड। याद रखना। आगे चलते हैं। हार्मोन्स इन ह्यूमंस। हमारे अंदर कौन कौन से हार्मोन्स है? एड्रेनलिन है सबसे पहले, जो कि इसको हम फाइट एंड फ्लाइट करते हैं। अगर एकदम से तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हारी बॉडी एकदम से घबराहट, एजाइल सी हो जाती है। वो किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। दूसरी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? वो आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन अगर बॉडी में रहेगा तो वो थायरोक्सिन बनाती रहेगी। और अगर बॉडी, जो कि थायरोक्सिन क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर अगर बॉडी को आयोडीन नहीं मिलता तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं गोइटर। ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। ग्लैंड्स फाउंड इन पेयर, भाई पीवाईक्यू है। एक बार नहीं, दो तीन बार का पीवाईक्यू। क्या है? पूछा जाता है कौन सी ग्लैंड है वो सिंगल मिलती है एक, और कौन सी ऐसी है जो पेयर में मिलती है? पेयर याद रखना। एड्रेनलिन पेयर में मिलेगी, टेस्टिस पेयर में मिलेगी, ओवरीज पेयर में मिलेगी, किडनी पेयर में मिलेगी। याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? बॉडी की ग्रोथ जो करता है उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, जो कि बॉडी ग्रोथ का फिर काम करता है। पेनक्रियास जो ग्लैंड है उसके अंदर से इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी की जो शुगर लेवल्स है उसको काउंटर करता है। आगे चलते हैं, कुछ मिसलिनियस इंफॉर्मेशन है आपके लिए। क्या है? बैक्टीरिया जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज। और इसमें क्या है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा एंड प्लेनिया, ये इनके अंदर ये डिवीजन कैसे करते हैं? सपोज ये एक प्लांट है, ये अपने आप को कई हिस्सों में तोड़ के जमीन पे गिरा देगा, एक दो तीन चार हिस्सों में, और ये फिर अपने आप में एक अलग अलग प्लांट बन जाएगा। प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये आखिरी साइड है आज की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इसके अंदर? कुछ विटामिन डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन और मिनरल, उनका रोल है तो यार देखो बहुत सारे विटामिन, पर मैं आपके लिए सिर्फ वो लेकर आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है, अगर वो बॉडी में ना आए तो फिर क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। ये तो आप छोड़ दो, इसकी भी जरूरत नहीं, हमें पढ़ना ही है। लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विटामिन बी वन से बेरी बेरी होता है, याद रखना, बी से बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर विटामिन बी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, सी स्कर्वी, याद रखना। डी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमने देख लिया, गोइटर होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया की कौन सी बीमारी है? इसमें रेड सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो अफेक्ट हो जाते हैं। आई होप ये चीज आपको याद रही होगी, आप याद रखोगे इसको बहुत अच्छे से। और इतना काफी है हमारे लिए बायोलॉजी में, आराम से जो सवाल आएंगे उनको हैंडल करने के लिए। आई होप आप पूरा सेशन देखोगे, ध्यान रखोगे, और जो बाकी की साइंस का पोर्शन है वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।